गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आगे पढ़ने जा रहे थे कि नील्स बोर्डर की कमियां क्या रह गई थी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। ज़िंदगी में सब्र रखना, सब्र रखने वालों की जीत होती है। धैर्य रख मेरे दोस्त, धैर्य रख मेरे दोस्त। धैर्य रखने वाले ही सफल हुआ करते हैं, धैर्य रखने वाले ही सफल हुआ करते हैं, मेहनत करने वाले ही सफल हुआ करते हैं। अब बात करेंगे नील्स बोर्स की कमियां कि नील्स बोर्स ने कमियां क्या बताई। नील्स बोर्स ने यह बता दिया कि दोस्तों क्या कि उन्होंने कि द्वितीय परिकल्पना में यह बताया कि कोणीय संवेग है ना, कोणीय संवेग, इसे बताओ कोणीय संवेग। तो ये क्या कि ये इन्होंने कि h/2π का पूर्ण गुण होता है, यह बता दिया डायरेक्ट कि सिद्ध करके नहीं होता। यह तो एक इनकी सबसे बड़ी कमी थी। और दूसरी कमी यह थी कि इन्होंने कि यह हाइड्रोजन मॉडल यानी एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बारे में बताया। नील्स बोर्स ने कि ये एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु पे ही लागू होता है। तो नील्स बोर्स ने क्या कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही लागू होता है ये मॉडल। एक बात ये बताए, ये कमी रह गई थी इसकी कि द्वितीय परमाणु। और तीसरी क्या कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च, जो आपको बताया ये तो उच्च ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर। तो क्या है कि इस अगर इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जा रहा है संक्रमण में, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। आपको पता है कि ये आपको समझाने के लिए कि ये गरीब से अमीर होगा तो क्या करेगा, पैसे इकट्ठा करेंगे, ऊर्जा अवशोषित करेगा, ये समझाया था मैंने। अब इसमें क्या ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, तो यानी ऊर्जा किसमें, फोटोन के रूप में होती है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा अवशोषित कर रहा है तो पॉजिटिव होगी। जब निम्न से उच्च में जा रहा है तो ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है। अगर वापिस आ रहे हैं यानी संक्रमण उच्च से निम्न की, अमीर से गरीब बनने जा रहा है, तो क्या है खर्चा करना पड़ेगा, बर्बाद करने पड़ेंगे, यानी एनर्जी बर्बाद करनी पड़ेगी। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाती है इसमें माइनस, ये फोटोन की ऊर्जा माइनस होती है। ये तो इसने कि तृतीय परिकल्पना में बता दिया। और इन्होंने क्या कि प्लांक का, मैक्सवेल प्लांक और समस्त का सिद्धांत को मिला दिया एक साथ में और उसकी व्याख्या करने में असफल रहा। ये उनकी कमी थी। अब बात करेंगे कि एग्जाम में ऐसे आ जाए आपको, मान लो कि सिद्ध करो कि द्वितीय परिकल्पना ना MVR = N × H क्रॉस का पाई का पूर्ण गुण जो होता है, यानी इसको सिद्ध करवाए। तो ये डी ब्रोगली समीकरण ने क्या किया, इसको सिद्ध किया। पहले तो क्या है कि तृतीय परिकल्पना के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। यानी फोटोन की ऊर्जा जब निम्न से उच्च, फोटोन की ऊर्जा अवशोषण के दौरान क्या होगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक। और फोटोन की ऊर्जा उत्सर्जन यानी फोटोन की ऊर्जा उत्सर्जन के दौरान क्या होगी, क्या है, ऋणात्मक। एक बात तो यह। दूसरी क्या कि ये एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू होता है। यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू होता है,
लागू होता है, लागू होता है कि ये एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू होता है। अब बात करेंगे इसमें एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, बेरियम प्लस 2 हो गया, ऐसे क्या है इलेक्ट्रॉन, इनके लिए लागू होता है ये नियम, है ना। अब बात करेंगे कि उसको सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से निल्स बोर की द्वितीयक परिकल्पना यानी MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होती है। यह सिद्ध करा लेगा कि डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से निल्स बोर की द्वितीय परिकल्पना को सिद्ध करो। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होती है, सिद्ध करो। हमने तो पढ़ा और निल्स बोर ने से कह दिया कि ये होता है। अब सिद्ध कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। देखना, इसका सॉल्यूशन प्रूफ यहाँ दे रहा हूँ ऊपर की तरफ। निल्स बोर किस मॉडल पे आधारित है? मैक्सवेल प्लांक सिद्धांत पर आधारित है। निल्स बोर ने पहली परिकल्पना क्या दी कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, जब नाभिक के वर्ताकार पथ में गति करता है तो चारों तरफ उसके बीच उनके नाभिक होता था इस तरह, उनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो पहली परिकल्पना तो क्या हो गई थी? पहले तो ये हो गई mv² अपॉन r इक्वल टू क्या हो गई थी? या बल लगाया था Jd² अपॉन r²। पहले तो ये हो गई थी। अब इसमें द्वितीय क्या बताए थे? MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। द्वितीय ये हो गई थी। और तृतीय इन ऊर्जा का अंतर H न्यू इक्वल टू E कितनी होगी? E2 माइनस E1, यानी इसको ऐसे लिख देंगे +1 n क्या कक्षाओं कैसी हैं? कक्षाओं की संख्या सदैव H न्यू है ना। इसको आगे हल करेंगे तो यानी न्यू बराबर कि ऐसे भी E2 माइनस E1 बाई H। ये थे इसकी परिकल्पना। अब ये प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करवाया हमें, है ना। ये अब प्रूफ जाना है इसका प्रूफ। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि डी ब्रोगली ने आपको पता है कि प्रकाश की प्रकृति को किस प्रकृति होते हैं? प्रकाश कणीय प्रकृति एवं प्रकाश किस में कणीय प्रकृति एवं तरंग प्रकृति के रूप में गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन भी एक तो कणित है, तो वो जब तरंगीय प्रकृति में गति करेगा नाभिक के चारों ओर, तो उससे ऊर्जा या तो उत्सर्जित होती है, अवशोषित होती है, यह तो होती है ना। जब कक्षाओं में वो संकरण करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करती है ना, वो आपको यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब संकरण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, तो वो फोटोन के रूप में करता है जो कि बंडल्स के रूप में आता है ना। तो क्या और उसकी कणीय प्रकृति है, तो यानी पहले तो कि प्रकाश द्योत प्रकृति को अध्ययन जो कि डी ब्रोगली ने समझे। अब बात करेंगे डी ब्रोगली ने यह क्या कहा कि हाँ लेमड़ा वो H अपॉन P होता है, P के समान, यानी जो तरंग दैर्घ्य H अपॉन P व्युत्क्रमानुपाती हो गई।
तो पी क्या, पी यहाँ संवेग है, पी क्या संवेग, एम वी, ये होता है संवेग, संवेग। अब ये संवेग हो गया। आप ये सोचो कि संवेग, संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। पीछे वाला भी रिवाज करो, संवेग सदिश राशि। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल संवेग होता है। आपको ये भी समझा। लैम्बडा क्या है, या लैम्बडा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ गया लैम्बडा तरंग दैर्घ्य। अब क्या, इसको एक समीकरण एक दे दिया, मैं डाल दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में, तो ये वर्ताकार की परिधि क्या है, 2 पाई। ये क्या है, इस जो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, ये नाभिक, ये नाभिक है, नाभिक, न्यूक्ली। तो ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के जो तरंग है ना, तरंग की तरंग दैर्घ्य, वो पूर्ण गुण जो दे, यानी पाई परिधि के, यानी इलेक्ट्रॉन की परिधि लैम्बडा के पूर्ण गुण जो होती है ना, डी ब्रोगली के अनुसार द्वितीयक समीकरण, यानी उसकी डी ब्रोगली ने ये बताया है ना, इलेक्ट्रॉन की तरंग कि इसमें जो गति करेगा, उसमें तरंग के कारण जो गति होती है, जो कि परिधि के कारण उसकी तरंग की बराबर होता है पूर्ण गुण जो होता है। ये दोनों समीकरण। अब यहाँ से लैम्बडा का मान रखेंगे हम, यानी 2 पाई आर, या 2 पाई लैम्बडा का मान यहाँ रख दो, यानी एन ऐसा कैसा, लैम्बडा क्या होगा, एच अपॉन पी लिख सका हूँ। और पी का मान मैंने यहाँ ऐसे लिखा, 2 पाई इक्वल टू एन एच, पी की जगह यहाँ एम वी लिख दिया दोस्तों। अब क्या होगा, एम वी लिखते हुए यहाँ देखना कि 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिखा, एन अपॉन यानी एम वी, एम वी। अब क्या है, इस एम वी को इधर लियो, एम वी, और ये आर इधर रख लिया, और ये 2 पाई है इसके नीचे एन एच अपॉन 2 पाई। ये समीकरण किसने दिया था, डी ब्रोगली ने, यानी सॉरी नील्स बोर्स ने, नील्स बोर की द्वितीयक परिकल्पना। ऐसे क्या द्वितीयक परिकल्पना आती है, जो कि नील्स बोर्स ने तो ये कह दिया कि इसकी द्वितीय परिकल्पना ये होती है ना। मेरे को नहीं पता कैसे क्या होता है। ये था कि एक एमएससी करने वाला एक स्टूडेंट था, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा होता है, तो ऐसा ये हो गया, तो उसने एमवीआर लिखा। उसने ये तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा, ये भी तो लंबाई तो होती है, लंबाई तरंग की, ये लंबाई इतनी, ये एन एच का पूर्ण गुण हो सकती है, तो इसने बराबर किया, दोनों को बराबर करके ऐसे करके ये प्राप्त कर दिए। ये कि तो ये डी ब्रोगली क्या है कि एक एमएससी करने वाला स्टूडेंट था दोस्तों। इसने क्या कि ये डी ब्रोगली के समीकरण को सत्यापित कर दिया, जो कि आपको देखो ये ऐसे करके, तो आप भी ऐसे किया करो, है ना। ये हो गया इसका प्रूफ। अब इसकी कमियां लिखेंगे, डी ब्रोगली के जो नील्स बोर्स की परिकल्पना है ना, इसकी कमियां। डी ब्रोगली ने तो ये भी कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। एग्जाम में आपको छोटी मोटी में तो यही पूछता है कि प्रकाश किस प्रकृति को होता है, प्रकाश द्वैत प्रकृति को होता है। अगर ऑप्शन में द्वैत प्रकृति हो तो वहाँ द्वैत प्रकृति। और प्रकाश किस रूप में गति करता है, अनुप्रस्थ गति। प्रकाश किस रूप में गति करता है, अनुप्रस्थ, जबकि गति वो ध्वनि अनुदैर्घ्य के रूप में। अब नील्स बोर्स की कमियां लिखेंगे, नील्स बोर मॉडल की कमियां। पहली कमी क्या थी, पहली कमी यह थी कि यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही लागू होता है, जबकि द्वि इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू नहीं होता। तो यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू होता है, लागू
होते हैं। पहली कमी तो ये थी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 और बेरियम +3 आदि इनके लिए लागू होता है फॉर एग्जाम्पल। अब द्वितीय परिकल्पना में क्या बताया? द्वितीय में ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार पथ में गति करता है तो ये इन्होंने क्या किया कि नील्स बोर्स ने कहा कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करने के लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि इन्होंने तो कल्पना की और इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि ये होता है कि नहीं होता। नील्स बोर्स ने यह भी कहा कि चीज समस्या और मैक्सवेल सिद्धांत को मिला दिया, जो कि इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी इसकी कमी थी कि नील्स बोर्स ने चीर समस्त सिद्धांत तथा मैक्सवेल का प्लांक सिद्धांत को मिला दिया जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी थी। सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये भी कमी ही एक तरह की, लेकिन सबसे बड़ी कमी दो थी कि इन्होंने डायरेक्ट मिला स्पष्टीकरण किसी का नहीं बताया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यानी बोर्स मॉडल ने क्या है, एक इसमें स्पेक्ट्रम रेखा की व्याख्या भी नहीं किया। यहाँ लिख रहा हूँ 500 पॉइंट, 1 2 3 हो गए, पॉइंट 3 हो गया दोस्तों। ये चौथा पॉइंट कि यह मॉडल सूक्ष्म स्पेक्ट्रम में, यानी सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। ये थी इसकी कमियाँ। आप देख लो एक बार कि नील्स बोर्स ने अकेले इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम +2 लिथियम +2 यानी बेरियम +3। नील्स बोर्स ने यह भी कहा कि नाभिक के चारों वर्ताकार पथ में गति करने वाला, यानी इसके बारे में नहीं बताया इसने। शॉर्टकट यहाँ लिख देता हूँ मैं, mvr = NH/2π। इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सका, है ना, व्याख्या नहीं कर सका। और नील्स बोर्स ने चीज समर्थ और मैक्सवेल का सिद्धांत को मिला दिया, जो कि सबसे बड़ी कमी थी। क्या थी? ये सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ी कमी थी। यह थी नील्स बोर्स की कमियाँ। थैंक यू गाइज।